प्यारे बच्चों, तो अब तक हमने पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया विधि को समझते हुए हमने मुख, ग्रास नली, आमाशय और उसके बाद हम लोग अगली संरचना के बारे में पढ़ने के लिए आज तैयार हैं। अगली संरचना है छोटी आंत। क्या है बेटा? छोटी आंत। थोड़ा आराम से। छोटी आंत की जो संरचना है वो आज हमें पढ़नी है। तो छोटी आंत के बारे में सबसे पहला ये बात कि छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र की सबसे बड़ी संरचना है। क्या है? सबसे बड़ी संरचना। देखो हमने क्या पढ़ा था? आहार नाल। क्या पढ़ा था? आहार नाल। तो आहार नाल की सबसे बड़ी संरचना क्या है? आहार नाल की, क्योंकि आहार नाल मुख से लेके गुदा तक होता है, तो आहार नाल की सबसे बड़ी संरचना है। क्या है? छोटी आंत। सबसे बड़ी संरचना है और इसका नाम छोटा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका व्यास पतला है, बड़ी आंत की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? और ये हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप देखोगे तो ऐसे ऐसे खूब लपेटा हुआ है। ठीक है, और फिर बड़ी आंत ऐसे, बड़ी आंत। अब मेरा लाल ने कल एक प्रश्न किया कि सर मिजेट्री, जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच एक संरचना पाई गई वो मिजेट्री पाई गई है। आपने कल कहा था कि सर छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में अपेंडिक्स है। क्या है? लेकिन मैंने ये कहा छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, वैसे छोटी आंत आ रही है और यहां से अब बड़ी आंत शुरू हो जा रही है, तो इसके बीच में एक ऐसे संरचना है, ये है अपेंडिक्स। और जो वो बात कही गई थी वो ये है मिजेट्री। इसके बीचों बीच में जो जगह बचा है ना, ये है मिजेट्री, जिसके बारे में भी चल रहा है। ठीक है, बीच तो ये भी है। ये क्या है? इन दोनों के बीचों बीच में ये लिंकेज है, इसको अपेंडिक्स कहा गया। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अब आइए छोटी आंत के बारे में लिखते जाइए। सबसे बड़ी संरचना है और भोजन का मेरे बच्चों, भोजन का पूर्ण पाचन, याद रखिएगा, आएगा 100%, वीवीआई कर लीजिए। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। सबको सुनाई दे रहा है? क्वेश्चन आएगा, प्रारंभ कहां हुआ? पाचन कहां हुआ? आइए अगला, छोटी आंत के बीच में मिजेट्री है। मिजेट्री कहां पे है? तो ये सब मिजेट्री है। ठीक है ना, बीचों बीच में सब पाया गया है। और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जो यह मुड़ाव ये ऊपर से है यहां तक, जो ये संरचना है, यह 1 दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 1। और जो उसके बाद ये जो पहला मोड़ है इसको 2 दे दीजिए, और उसके बाद पूरा यहां तक 3 दे दीजिए। लिखो पहला डिपोड्यूनम, डियोडूनम, जेजुलम। तीसरा, सबसे बड़ा संरचना क्या है छोटी आंत का? याद रखिएगा, जेजुलम। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा है जहां भोजन अंतिम रूप से पचता है। अब आपको तो ये पता है कि छोटी आंत में भोजन अंतिम रूप से पचता है, लेकिन अगर आ जाए निम्न में से छोटी आंत अंतिम रूप से कहां पचता है, और विकल्प में छोटी आंत न देकर ये 3 नाम दे दे, कोई नहीं दे दे, तो क्या हो जाएगा? इलियम में सबसे अंत तक भोजन इलियम में पचता है। कोई दिक्कत? लिख लीजिए फटाक से। चलिए, ठीक है। और ये मत जानो कि अब देखो छोटी आंत को अब कैसे ब्लड में मिलाया जाता है। तो छोटी आंत को अगर मैं मान लो एक कट कर दूं, छोटी आंत को एक छोटा सा हिस्सा अगर कट कर दूं, तो छोटी आंत के अंदर कैसी संरचना है समझ लो। छोटी आंत के अंदर ऐसी संरचना है। कैसे संरचना है? ऐसी संरचना है। अब भोजन इसमें जाता है और भोजन पाचन होता है, और भोजन से जो भी पोषक तत्व हैं वो इसमें ब्लड आए होते हैं। क्या होते हैं इसमें? ये में ब्लड होते हैं सब। ये क्या होता है? ये ब्लड में सभी पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बहुत पतले पतले मार्ग होते हैं। ठीक है, अब उस रास्ते से क्या किया जाता है? भोजन से ये ब्लड में क्या किए जाते हैं, या फिर भोजन से वो चीजें इससे ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो इसमें भोजन आएगा और इससे क्या किया जाएगा? ब्लड में मिला दिया जाएगा, और ब्लड फिर नसों के रास्ते से पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती है। ये हो गया आपका छोटी आंत। क्या हो गया बेटा? छोटी आंत। अब आते हैं छोटी आंत के बाद में एक संरचना आपको मिलती है अपेंडिक्स की।
हालांकि मुझे अपेंडिक्स के बारे में बहुत चीजें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अवशेषी अंग है। अवशेषी मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत लंबे समय पहले इसका प्रयोग होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत कम है या फिर नहीं के बराबर है, तो क्या कहलाता है? अवशेषी अंग कहलाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य में पूंछ, ठीक है बेटा, और जैसे कहा जाता है, हालांकि यह मेरे अनुसार यह सच नहीं लगता है, कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, पूंछ हुआ करता था हमारा, लेकिन हमने क्या किया? उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया और वो विलुप्त हो गए। क्या हो गए? विलुप्त। आपसे विलुप्त से संबंधित आ गया तो याद कर, हालांकि हम पर्यावरण पढ़ाए, छोड़िए, IUCN डेटा रेड डाटा बुक जारी करता है, तो आएगा तो हम पर्यावरण पढ़ा देंगे। तो क्या हो गया? हम ये इस्तेमाल करना भूल गए, इस्तेमाल करना छोड़ दिए, तो वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो उसे ही क्या कह दिया गया है? अवशेषी अंग। लेकिन ये हमारे शरीर में अभी भी मौजूद अपेंडिक्स। ठीक है, चलिए और जानते हो क्या होता है बेटा? बता दिया था ना यहीं पे। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो कनेक्शन होता है, तो ऐसे ही होता है, इसे ही बोला गया है अपेंडिक्स। ठीक है, इसे ही बोला गया है अपेंडिक्स। तो क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो सही भोजन कर रहे हैं और उसका हम लोग निकास भी है, तो क्या करता है? भोजन चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आंत में चला जाता है। लेकिन लंबे समय तक अगर हम भोजन करने के बाद अगर हम मल त्याग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है? भोजन इसी में जमा होने लगता है। मान लो किसी को पेट की समस्या है, तो क्या होता है? भोजन इसमें जमा होने लगता है, और जमा होते होते क्या हो जाता है? इसी में भरने लगता है, और फिर वही अपेंडिक्स की नस बड़ी हो जाती है। और अपेंडिक्स की नस जब बड़ी होगी, यही होता है, अपेंडिक्स की जब नस बड़ी होती जाएगी, जब इसमें मल चला जाएगा, जमा होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वही बड़ी होकर तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बाहरी भाग को, परत को टच करती है, और वही दर्द होता है। और लड़का या जो भी जिसके भी उसको होता है, बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, यहाँ तक कि जान तक जा सकती है। लोग ले जाते हैं और फिर अपेंडिक्स की नट्स को क्या किया जाता है? यहाँ से ऑपरेशन के थ्रू काट दिया जाता है और फिर बांध दिया जाता है। तो अपेंडिक्स के सही रखने के लिए क्या करना है? निरंतर आपको मल त्यागते रहना है समय पर। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अगर आप मल त्याग नहीं करते हैं समय से, तो आपको अपेंडिक्स की समस्या से गुजरना पड़ेगा। अब आइए हेडिंग दीजिए, बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत और जो हमारे अंदर अपेंडिक्स है, ऐसी ही संरचना जीवों में, जो शाकाहारी हैं, उन जीवों में ज्यादा विकसित होती है, क्योंकि उन्हें क्या करना है? सेलुलोज स्टार्च पचाना है। ठीक है, और अपेंडिक्स तुमने जान लिया कि अपेंडिक्स में ही क्या पाया गया है? सेलुलोज पाचक बैक्टीरिया, मेथेनोइक बैक्टीरिया पाया गया है, जो सेलुलोज को पचाने की ताकत रखता है। इस धरती पर सेलुलोज को कोई पचा नहीं सकता है, कोई भी जीव सेलुलोज को नहीं पचा सकता है, केवल एक बैक्टीरिया उसके उस शरीर में उपस्थित है जो सेलुलोज को पचाने की ताकत रखता है। कौन? मेथेनोइक बैक्टीरिया। ठीक है, आइए, तो मानव में अपेंडिक्स का मिलना क्या हो जाएगा? वह एक शाकाहारी जीव है। तो अब तक हम देख रहे थे सब लोग मांसाहारी, अब अपेंडिक्स देख रहे हैं। ठीक है, कुछ आधे आधे हिस्से हम देख रहे हैं कि शाकाहारी, जैसे दांत का ये होना, अंदर चबाने वाला होना, काटने वाला मांसाहारी प्रवृत्ति है, बड़ी होना, आहार नाल का छोटा होना, ये सब मांसाहारी होने का प्रवृत्ति है। अग्न्याशय का छोटा होना, शाकाहारियों में बड़ा होना। ठीक है, छोटी आंत का हमारा ऐसा होना, ये सब चीजें। और अपेंडिक्स को जाना कि अब हम लोग किस पर आ गए हैं? कि हम शाकाहारी हैं। ठीक है, तो अब तक आपने जाना कि मनुष्य, और अंतिम है यही, अब तक आपने जाना कि आप शाकाहारी कम, मांसाहार की प्रवृत्ति ज्यादा रखते हैं। तो सर हम मांसाहारी हैं, तो सर क्यों कहा जाता है कि मांस त्याग दो? मांसाहारी होने का यह अर्थ नहीं होता कि आप मांस पर निर्भर हो जाइए। मेरे बच्चों, थोड़ा सा छोटा सा बात हम कह देते हैं, जैसे लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं। जैसे हम एक बुद्धिमान प्राणी है। क्या है बेटा? बुद्धिमान प्राणी है। हम सबसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं समस्त जीवों में, सारे प्राणी जगत में सबसे बुद्धिमान है। इसीलिए हमें क्या बोला गया? होमो सैपियंस। क्या बोला गया है? होमो सैपियंस। हम सबसे बुद्धिमान हैं और हम पारिस्थितिकी को जानते हैं। किसको जानते हैं? हम पारिस्थितिक तंत्र को जानते हैं, और हम पारिस्थितिक तंत्र के क्या हैं? सबसे मुख्य घटक हैं। हम इस धरती पर आइंस्टीन हैं। हम इस धरती पर एक मधुमक्खी के होने का अस्तित्व जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है।
अगर मधुमक्खी को हटा दिया जाए, आइंस्टीन ने कहा था कीट को हटा दिया जाए तो ये धरती 500 साल भी नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ। 500 साल तो बहुत हो गया। हम इस धरती पर एक चींटी के महत्ता को जानते हैं, वो केवल हम जान सकते हैं, बेचारी वो चींटी भी नहीं जानती। हम इस धरती पर पेड़ के एक पत्ते को जान सकते हैं, एक पत्ते की कीमत केवल हम जान सकते हैं, वो बेचारा पेड़ भी नहीं जानता। अगर वो जानता तो पेड़ अपने पत्ते को वैसे ही गिरा, वो एक प्राकृतिक घटना समझता है, हम भी समझते हैं। लेकिन यह जान लो, ऐसे पेड़ लगाओ जो अपने पत्ते न गिराते हो, वह सूख के अपने आप गिर जाए समय खत्म होने के बाद। लेकिन हालांकि प्रकृति यह सब जानती है, इसीलिए ऐसे पेड़ लगाती है। सदाबहार होते हैं, कभी पत्ते उतना नहीं झड़ते। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। लेकिन नए पत्ते आएंगे और पुराने पत्ते झड़ जाएंगे तो नए पत्ते आने में 10 दिन का समय लगेगा, महीनों का समय लगेगा, 2 महीने का समय लगेगा। विश्वास करो, अगर इस धरती पे ऐसे ही सारे पेड़ हो जाए, 1 महीने में अगर पत्ते न रहे किसी पेड़ पर, तो फिर क्या होगा, सोचते हो? इसीलिए हमें यह सब सोचना है। और यह कौन सोच सकता है? केवल मनुष्य। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो इस धरती को बचा सकता है, और मनुष्य को ही कहा गया है परमात्मा का अवतार। तुम सभी हो, तुम सोच सकते हो, आप सोच सकते, सभी, केवल मानव सोच सकता है ऐसा, क्योंकि मानव जानता है एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक केचुए की कीमत क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक कीट की कीमत क्या है। इसीलिए हमें सबसे बुद्धिमान प्राणी की श्रेणी में रखा गया है, सबसे ऊपर। कोई दिक्कत? तो यदि हम मांसाहारी हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता मांस ना खाइए, किंतु इतना न खाइए कि पारिस्थितिकी तंत्र डगमगा जाए। मछलियों को इतना न मार दीजिए कि समुद्री विषाक्त, समुद्र में जो भी मछलियां रह रही हैं वो क्या करती हैं? समुद्रों को साफ करती हैं। वो समझा रहा है? कबई मछली देखे हो? कबई मछली लोग नहीं खाते, कहते वो बड़ा कीड़ा खाता है, बड़ा मांसाहारी होता है। कई मछलियां जैसे तुम लोग रोहू, कई मछली ऐसे हैं जो तुम खाते हो, कहते हैं लोग मांसाहारी मछली है, हई शाकाहारी मछली है। लोग पूछना वो क्या है? वो मांसाहारी नहीं है, वो तो अपने जलीय तंत्र को शुद्ध कर रहा है। आपको मांसाहार इसलिए बनाया गया है कि आप अपने पारिस्थितिक तंत्र को शुद्ध करिए। मतलब क्या है? मनुष्य ने जीवों को क्या किया? जो जीव जल गए थे, ऐसे ही पड़े थे, उसको खाया, और फिर लोगों ने इसे अपना स्वाद बना लिया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आपको मांसाहार होना, हम नहीं कह रहे बुरा है, लेकिन सीमित भोजन कीजिए। तो क्या है हम लोग? हमें इस महत्ता को समझना है, हमें हर एक जीव की महत्ता को समझना है। यहां पर इस परमात्मा, हम यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए ही पर्यावरण ने, इन्वायरमेंट ने, और यहां पर जो भी नेचर है वह हर एक जीव का विकास किया है। उस जीव को विलुप्त होने से बचाना होगा। हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, हम अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखें तो इन्हें बचाया जा सकता है। जैसे कोई जीव विलुप्त क्यों होता है समझना पड़ेगा। पहले आते हैं, टॉपिक खत्म है लेकिन इसको समझ लेते हैं। इससे क्या है, एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। हम जो विषय पढ़ रहे हैं उस विषय की महत्ता समझ में आती है। देखो, सारा विषय विज्ञान से जन्मा है। जब यह समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो पहले क्या हमें सेंस रखना है। समझना कि एक जंगल था, जंगल में हजारों वृक्ष थे, और उन वृक्षों के बीच में, उस बहुत बड़े माहौल में शेर, बाघ, खरगोश, अन्य जीव, कछुआ पानी में बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन इंसान ने अपने मकान पुलान जो कहते तुम लोग, इससे हटकर वह सोचा कि मैं अब लकड़ी का घर बनाऊंगा और उसमें रहूंगा, दुकान बनाऊंगा। उसने लकड़ियों को काट दिया। वह ठहरा ताकतवर इंसान, बड़े बड़े औजार बनाया, जो जानवर उनसे डरे उनको भगा दिया, और जो जानवर नहीं डरे उनको मार दिया, यह कह के कि इनसे हमें खतरा है। यह कह के उन्होंने क्या किया? मार दिया। लेकिन उनके मारने के पीछे उनका क्या कारण था? वे लोग की आवश्यकता क्या थी? अपनी निजी, उन्हें घर लकड़ी का तैयार करना था। तो उन्होंने क्या किया? जो डर गए उन्हें भगा दिया, जो नहीं डरे उनको मार दिया। तो शेरों को मार दिए लोग, बाघों को मार दिए लोग, जो अन्य जीव हैं, सांप हैं, वो सभी, सांप कितना बार बता दिया, केचुआ और सांप ये क्या है? किसान के मित्र हैं, मार दिया। जंगल के सारे पेड़ काट दिए। ठीक है, तुमने जानवरों को मार दिया, भगा दिया, ठीक है, जंगल के पेड़ काट दिए,
कई ऐसे क्षेत्र थे तुमने कर दिया। चलो पानी का है, पानी में अब तुमने बांध बना दिया, बहुत सारी चीजें कर दी, प्लैंकटन जीवित नहीं रह रहे, अब तुमने किया, सारी चीजें हुई, जो जीव उसमें रहते थे वो खत्म हो गए, और नहीं तो वहां से भाग के दूसरे जंगल में चले गए। जो जाने लायक हो गए और जो नहीं जाने लायक थे नहीं जा पाए। जो अपना जीवन गुजार सकते थे वो गुजार पाए, और जो नहीं गुजार पाए नहीं गुजार सके, खत्म होते गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परिणाम अब सामने आ रहा है। कुछ तो जीव जाके अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन परिणाम यह है कि वैश्विक तापन अब बढ़ रहा है। और यह वैश्विक तापन मेरे बच्चों, यह वैश्विक तापन हो ना हो केवल कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हुआ है, और जलवाष्प के, तो जलवाष्प तो नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित किया जा सकता है। जलवाष्प तो बहुत मात्रा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो 330 ppm है, यानी 0.033% है। अगर ये 4 हो गया, 5 हो गया, 0.05% मेरे बच्चे, इतना हो गया तो तबाह हो जाएगी धरती। फिर छोड़ो, तुम देख रहे होगे इतने भयंकर गर्मी में अब मच्छर नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? तो मैं कल सोया था, मेरे दिमाग में एक बात आई, कल मैं जब सोने जा रहा था, आजकल मच्छर नहीं लग रहा है, तो बताओ इन मच्छरों को या इंसान मारने के कितने सारे हथियार कंडे अपनाता है ना, मच्छरदानी लगाते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी गर्मी से देखो मच्छर विलुप्त हो गए, खत्म हो जाएंगे। और मच्छर कहां भाग गए हैं? इस गर्मी में हम नहीं रह पा रहे हैं, चलो भाग के चलो ठंडे जगह। अब वो किसी पेड़ के किनारे, किसी पेड़ के पास कोई तालाब का पानी पड़ा हुआ है, गंदा पानी पड़ा हुआ है, उसमें अपने ठंडे से जगह को ढूंढ रहे हैं। अब कह रहे हैं, वो अपने बात कर रहे हैं कि जब ये गर्मी कम होगी तो फिर चला जाएगा अपने अड्डे पर। लेकिन आज अपना जीवन बचा लेते हैं, आज पानी पी के काम चला लेते हैं, एक दूसरे को काट के काम चला लेते हैं, इंसानों का खून मौसम ढलने पर पिएंगे। तो सोचो कि इस धरती से मच्छर विलुप्त हो जाएंगे अगर धरती गर्मी बढ़ गई तो। इसका मतलब यह है असंख्य जीव मौत की, विलुप्त होने के कागार के पहुंचे इस गर्मी कारण। और हो ना हो, यह गर्मी तो हमें भी परेशान कर दिया। लोग तो झूठ में कोरोना को नाम ले रहे हैं कि कोरोना के कारण मर रहे हैं। कोरोना तो कब का चला गया, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं बेटा। इस गर्मी से उनकी नींदें नहीं पूरी हो रही हैं, इस गर्मी से उनका दिमाग सही से नहीं काम कर रहा है, इस गर्मी से वो लोग परेशान हो गए, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है। गर्मी को सभी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही रहा तो तुम तो अभी युवा हो, अब पढ़ने वाले हो, अगर ऐसा ही रहा तो इस गर्मी के कारण तुम्हें भी मरना होगा। तो मुख्य क्या है, हर जीवों के विलुप्ति के 2 ही कारण हैं, और इस विलुप्ति को बचा केवल इंसान सकता है। और इस विलुप्ति को बचाने के बस 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस वैश्विक तापन को रोका जाए। कैसे रोका जा सकता है? तो इस वैश्विक तापन को रोकने के लिए वृक्ष लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं, प्रदूषण को कम किया जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, जल प्रदूषण को कम किया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। अब मत जैसे भारत सरकार ने कह दिया है, पेड़ माता है हमारी, अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने का अभियान चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, हमारी माता, हमारे माता के लिए एक पेड़ लगाएं। ठीक है, लेकिन बात ये नहीं है बेटा, आपको जागरूक करने के लिए क्या जा रहा है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वैश्विक तापन बढ़ जाएगा तो यार न तुम रहोगे न तुम्हारे बच्चे, कई जीव भी खत्म हो जाएंगे। ये वही जीव रह पाएंगे जो बहुत अधिक गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो तुम्हें ये रोकना पड़ेगा। तो वैश्विक तापन रोकना है, कैसे रुकेगा? तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, सुरक्षा तय करें और प्रदूषण को कम करें, अधिक कम से कम अपने आप को सीमित करें। और दूसरा क्या है, जीवों की हत्या रोकें। क्योंकि मैंने बता दिया, हर एक जीव तुम्हारे पर्यावरण का क्या है, मित्र है, किसी ना किसी रूप में वो मित्र है। गिद्ध भी एक मित्र था मेरे बच्चों, गिद्धों को लोगों ने विलुप्त कर दिया। बाघ भी मेरे मित्रों यही था, लेकिन बाघ भी विलुप्ति के कगार पे आ गया था, तो बाघों को अब संरक्षित किया जा रहा है। तो जीव विलुप्त हो रहे हैं, कारण क्या है? हमने उनके आवास छीन लिए, उनके घर छीन लिए अपनी आवश्यकता के लिए। कौन गया था बाघ को मारने? कौन गया था जीवों को मारने? हम गए थे मारने? नहीं साहब, हमने तो जिंदगी में कभी बाघ नहीं मारा। अपने मारा नहीं, आपने अपना घर बनाने के लिए उनका घर छीन लिया। अब वो रहे कहां? घर में। ठीक है, तो मार दिया। जीवों को बचाना, हर एक जीव इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जैन धर्म में कहा है कि चेतन मन के साथ कदम रखना। इस दुनिया में अगर कोई धर्म सबसे कठिन है तो जैन। सभी धर्म ठीक हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन धर्म सबसे कठिन है तो जैन। और वास्तव में धर्म है तो वही। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं और किसी धर्म को स्वीकारता भी नहीं। पहले अपने आप को एक जीव तो समझो,
धर्म तो बात की बात है, तो धर्म तो एक चोला है। लेकिन सबसे अच्छा धर्म अगर कुछ है जिसका ज्ञान मुझे अच्छा लगा, वो है जैन धर्म, जिसने इस पर बल दिया है। और जो इस पर बल दे देगा उससे तो ये होगा ही नहीं, प्रदूषण नहीं होगा। अब प्रदूषण नहीं होगा तो वैश्विक तापन भी नहीं होगा। जैन धर्म में महावीर स्वामी कहते हैं कि अपने कदम भी रखो तो इतने चेतन मन के साथ, इतने चेतना के साथ रखो कि तुम्हारे कदम के नीचे एक चींटी भी न आए। तुम सो रहे हो तो ऐसे सो कि तुम रात भर एक ही पलटे सोना जरूरी है। जैन धर्म में कहा कि अपने शरीर को एकदम खुला रखो, स्पर्श न होने दो, क्योंकि एक शरीर पर अगर तुमने हाथ भी लगाया तो यहां की कई करोड़ों कोशिकाएं मर गई, और कोशिका का मरना भी हत्या है, और हत्या पाप है। कोशिका भी नहीं मरनी चाहिए। तुम ऐसे टच करते रहते हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं मर जा रही हैं। जैन में यह कहा गया है, महावीर ने कहा कि अपने आप को खुला रखो, छोड़ दो, कुछ मत करो। तो उनसे कहा गया कि बताइए महावीर, आप तो सोते हैं, तो सो रहे हैं तो मुझे सोना जरूरी है, क्योंकि मैं भी एक जीव हूं, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं महावीर हूं, मैं सोता भी हूं तो केवल अपने सीमित जगह में सोता हूं। मेरे उतने ही शरीर एक बार रात भर में टच होंगे जितने से मेरी नींद पूरी हो जाए। मैं एक ही कलैया सोता हूं। तुम रात में इधर सोओगे, फिर इधर सोओगे, फिर इधर सोओगे, नींद नहीं आ रहा है, मिलते रहोगे। ठीक है, सीमित करो अपने आप को। और अगर महावीर के इस ज्ञान को अगर हम लोग सारी जगह अप्लाई कर दें तो ये धरती बच जाएगी यार, हर लोग खुश होंगे। आने वाला भविष्य व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है सतत विकास? सतत विकास के सारे लक्ष्य प्राप्त हो गए। सतत विकास यही कहता है कि उतना ही खाओ कि आने वाले भविष्य में लोग खा सकें, इतना ना खाओ कि अब लोग 12 महीना में 16 महीना का खाना खा रहे हैं। सतत विकास में लोग ये समझा रहे हैं, वैज्ञानिक ये समझा रहे हैं, देखिए साहब 12 महीने का खाना, 16 महीने का खाना लोग 12 महीना में खा ले रहा है। बताइए ना, 4 महीने का खाना हम कहां से लाएं? वो 4 महीना आने वाले भविष्य का जीवन खत्म हो गया। लोगों को ये समझा दिए होते कि तुम जैन के सिद्धांतों का पालन करो, सीमित भोजन करो जिससे तुम जिंदा रहो, मरो। तृप्ति के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। धन भी कमाओ, सीमित कमाओ। ऐसा कोई चीज नहीं जो इंसान को तृप्त कर दे। ये भूख बढ़ती जाती है, भूख बढ़ती जाएगी, कभी खत्म। लेकिन अपने आप को अगर सीमित कर लिया कि नहीं, मैं केवल 2 रोटी में अपना पेट भूख मिटा सकता हूं, 2 रोटी में काम चल जाएगा, तो 1 बोरा आटा 3 महीना चलेगा। नहीं, मैं तो मर्द हूं, मैं तो 7 रोटी खाता हूं। अच्छा 7 रोटी, मैं तो 9 रोटी खाता हूं। जब तक मैं 9 रोटी ना खा लूं, मेरे पेट को यह पता नहीं चलता है कि मैं मर्द हूं। मेरे पेट को समझा रहा है। और यही अहंकार धरती के विनाश का कारण है। जाओ इसको फैला देना, समझाया? सीमित कदम रखो, सीमित सो, सीमित जल पियो। आज जल का लोगों ने इतना ज्यादा जल बर्बाद कर दिया है कि देखो ना, हमारा करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बर्बाद क्या किया जा रहा है? जरूरत है, अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। अरबों रुपया से तुम लोगों को आप शिक्षा में खर्च हुआ होता है। पानी को बचाने के लिए, पानी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए लोग भारत के सुन नहीं रहे हैं। जैसे बनाया जाता था जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन भाड़ में जाए जल। हम तो 4 बाल्टी पानी से नहाएंगे। जब तक हम 2 बाल्टी पानी से न नहा लें, हमारे शरीर का मैल ही नहीं उतरता, तृप्ति नहीं मिलती है। और आज क्या परिणाम है? पूरा भारत खुद रहा है, पूरे भारत की सड़कों में पाइप बिछ रहे हैं। क्या जरूरत थी? उस पाइप को तुम बना पाओगे? देखिए वो पाइप, उस पाइप को तुम बना पाओगे? उस पाइप कितने मजबूत है, सोचो ना, कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। किस लिए? थोड़ी सी नासमझी के कारण। हमारी थोड़ी सी नासमझी कितना दुष्परिणाम हमारे सामने ला रही है, ये हम नहीं समझ पाए। तो मेरा बच्चा, यही मैं कह रहा हूं कि हमें करना है। ठीक है, आप मांसाहारी हैं, हमने ये भी पढ़ा दिया, भाई साइंस, हमने ये भी बता दिया आपको, आप मांसाहारी प्रवृत्ति के जाते हैं, मांस खाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उतना ही खाइए, आधा किलो मत खाओ। 2 बुट्टी में काम चला लो यार, कोई दिक्कत है क्या? 4 किलो मछली खा रहे हो यार, 1 किलो में 10 लोग खा लो ना यार, क्या दिक्कत है? 2 बुट्टी मछली खा लेगा तो भी कोई दिक्कत है क्या? हम मछली खाने में मना नहीं कर रहे हैं। अरे यार मछली नहीं खाओगे तो मछली पर आश्रित बहुत सारे रोजगार करते हैं, इंसानों को मारना है क्या? उनका घर परिवार चल रहा है। हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं। 2 मछली खा लो, 2 पीस खा लो, पेट भर जाएगा। नहीं भर रहा है तो थोड़ा चावल और बढ़ा लो, ग्रेवी और बढ़ा लो, थोड़ा सलाद बढ़ा लो, 2 रोटी और बढ़ा लो, पीस ना बढ़ाओ,
तुम कहो तो नहीं, जब तक पीस न बढ़े तब तक हमारा पेट भरता ही नहीं है। समझ आ रहा है? तुम्हारे पीस घटने से एक जीव की हत्या रुक जाएगी, वो आज नहीं 10 साल बाद काटा जाएगा। हम कहां कह रहे हैं न कटे, कटे कम खाओ। समझ में आ रहा है? हम मना नहीं कर रहे हैं। ये है सतत विकास। हमको तो लगता है सतत विकास को जैन विकास रख देना चाहिए। हम जैन धर्म को नहीं मानते हैं, हम नहीं, लेकिन सिद्धांत ऐसा है ना जो इस धरती को बचाने की ताकत रखता है। हर एक सिद्धांत, हर एक कहते हैं हिंसा ना करो, हिंसा ना करो, किसी जीव की हत्या मत करो, किसी जीव की हत्या ना करो। हत्या मत करो, तुम ये भी जानो कि तुम्हारा एक कदम तुम्हारे कोशिकाओं की हत्या कर रहा है। सीमित कदम रखो। फालतू में दौड़ रहे हो यार, घर जाओ, आराम से बैठो, पढ़ाई करो। क्या दौड़ने की जरूरत है? दौड़ खेलने से कुछ मिल जाएगा? नहीं सर, हम ओलंपिक में जाएंगे। ओलंपिक में बहुत अच्छी बात है, ओलंपिक में जाइए, मेडल लेकर आइए। हम कहां कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा सपना भी नहीं है ओलंपिक में जाना और तुम झूठे खेल रहे हो, यह गलत है। अगर खेल इस दृष्टिकोण से खेल रहे हो कि मुझे ओलंपिक में जाना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है, तो ठीक है। अगर तुम्हारा यह सपना नहीं है तो बेटा 4 घंटा मत देना, ठीक है? अगर तुम्हारा सपना है अध्यापक बनना तो 4 घंटा पढ़ लेना, ठीक है? तो ये हो गई आपकी छोटी याद। अब आइए बड़ी याद पे थे हम लोग। चलिए आइए लिखिए बड़ी याद। छोटी याद के बाद पचा हुआ भोजन बड़ी याद में पहुंचता है, जो अपना पोषण क्या करता है, रक्त में पहुंचा देता है। पहुंचा देने के बाद पचा हुआ भोजन अपना पहुंचता है बड़ी याद में। कहां पहुंचता है? अब बड़ी याद में पहुंचेगा। बड़ी याद में पहुंचता है। बड़ी याद के भी 3 हिस्से हैं। बड़ी याद के भी कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। लिख लीजिए। सीकम, कोलन और रेक्टम। सबसे बड़ा हिस्सा कोलम। कोलन क्या है बेटा? कोलन सबसे बड़ा हिस्सा है, ये जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि बस ऐसे पहचान लो। अब पचा हुआ भोजन बड़ी मात्रा में पानी होता है, ठीक है? अब जो भी भोजन आएगा, मैंने बताया था पहले वीडियो में, अब जो भी भोजन आएगा पचा हुआ भोजन वह पानी के साथ आएगा। और पानी के साथ क्या किया जाता है? इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, ऐसे आता है। और अब ये क्या किया जाएगा? यह पानी में जैसे कपड़ा गाड़ते हो ना, पानी निकालते हो, ऐसे ही वो क्या करता है? भोजन को खूब ऐंठता है। और भोजन को ऐंठ कर उसमें से पूरे पानी में से मिनरल्स और खनिज, लवण और विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, इन विटामिन को क्या करता है? हमारे रक्त में मिलाता है, हमारे शरीर को पहुंचाता है, ठीक है? अब इस प्रकार से यह क्या कर देता है? इसका क्या कर लेता है? जल से इसका अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? मतलब निकाल लेता है। अवशोषण का मतलब समझाया था ना, निकाल लेना, ठीक है? अवशोषित कर लेना। उससे क्या कर लेता है? जल से, ठीक है ना? और फिर क्या होता है? फिर घंटों बाद इस मल को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है? अब ठीक है, इतना जानो बस। कब्ज क्या होता है? मल का बस कुछ सामान्य सी बीमारियां जो जुड़ी हुई है, मैं बस बोल देता हूं। जैसे पूछ नहीं सकता, हो सकता है पूछ भी, मल का सामान्य से अधिक कठोर हो जाना कब्ज कहलाता है। जैसे बोलता है ना मुझे कब्ज हुआ है, इसको मतलब मल त्यागने में उसको दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे बच्चों में होता है, कभी कभी देखे हो बच्चे को लाइट नहीं होता, बहुत दर्द में रहते हैं, बहुत रोते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें टिकिया देते हैं, साबुन टाइप का होता है, टिकिया देते हैं, उन्हें गुदा के रास्ते में कहा जाता है लगाइए, और फिर मल त्याग होता है। कुछ दवाएं भी आती हैं जो लैट्रिन को पतला करता है। तो कब्ज का मतलब क्या होता है? सूख जाना। क्या हो जाना? हाँ, कम पानी जो लोग पीते हैं उनको कब्ज की शिकायत होती है, इसीलिए पानी अधिक से अधिक पियो, ठीक है? डायरिया क्या होता है? तो बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। यही बड़ी आंत में जब बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएंगे, बताया था मैंने पिछली वीडियो में, तो क्या करेगा? सही से जल से अवशोषित नहीं कर पाएगा, सही उसकी क्रिया नहीं हो पाएगी, सही से वो काम नहीं कर पाते हैं। इनकी मसल्स, ये मसल्स हैं, ये क्या है? ये मसल्स हैं जो ऐसे निचोड़ते हैं जल को। तो ये क्या करेगा? सही से मसल्स काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है, जिस कारण से क्या होगा? घर घर पेट करता है तुम्हारा, और फिर क्या हो जाता है? पानी की तरह से तुम्हारा मल बहता है, ठीक है? ठीक है? फूड पॉइजनिंग इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसीलिए क्या किया जाता है? डॉक्टर सलाह देते हैं कि फाइबर युक्त भोजन करिए, मतलब रोटी खाइए, बाजरा खाइए। अब आते हैं बवासीर क्या होता है? पाइल्स
तो यही है पाइल्स, गुदा के रास्ते से रक्त वाहिनियों का बाहर निकलना या रक्त वाहिनियों का फट जाना क्या कहलाता है? पाइल्स कहलाता है। एक बहुत ही खराब बीमारी है, ठीक है। मल समय से न त्याग करने, कब्ज की अत्यधिक शिकायत होने से यह घटना होती है। अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से यह घटना होती है। गैस की समस्या होने से यह घटना होती है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक पानी पिए। आप पानी अगर पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, रखा हुआ पानी पीजिए। जैसे रात भर आपने जग में पानी रख दिया, स्थिर पानी पीने की कोशिश करो बेटा। बोतल में रहते हो, बोतल में पानी लाते हो और ऐसे हिलाते रहते हो। पानी क्या है? क्या है? तत्व है। क्या है? यौगिक है, कह लो। जल एक यौगिक है, H2O है। ये भी अणु है, परमाणुओं से बने हैं। अब इसको हिलाओगे तो उसके परमाणु में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। अब तुम पेट में जब जाएगा तो भी वाइब्रेशन करता जाएगा। इसको स्थिर रखो और आराम से इसको पिया करो। पानी को मुंह लगा के ही पीना चाहिए। अब घर जाना तो कभी ये मत करना, झूठा मत करो। कभी भी पानी ऊपर से मत पियो, आराम से पिया करो, स्थिर होकर पिया करो। कभी फॉरनर को देखे हो, वो साइंस पढ़े, वो बहुत आराम से पानी मुंह लगा के पीते हैं, ऊपर से नहीं पीते हैं। और हम भारतीय लोग क्या है, पानी ऊपर से पीते हैं। और पानी यहां से गिर रहा है तो इसके अंदर गति आ जा रही है। पानी को बहुत स्थिर रखना है और पानी को बड़े आराम से पीना। दो, मैं तो एक बार में एक जग पानी पीता हूं बिना मुंह लगाए। देखो, ये नहीं करना है। पानी को बड़े स्थिरता से पियो, क्योंकि पानी भी क्या है? यौगिक है। उनमें भी क्या है? अणु है। वो वाइब्रेशन करेंगे, तुम्हारे शरीर में भी जाएंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तुम्हारे शरीर में भी हलचल होगा, तुम्हारे दिमाग में भी हलचल होगा, बीमार रहोगे। और पानी शुद्ध नहीं पिया तो सारी बीमारियों का जड़ एक ही सलूशन है, जल। पानी खूब पियो। बहुत अधिक भी पानी नहीं पीना है, लेकिन पानी बिना नहीं रहना है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है। अब हम अगला जो क्लास लेंगे, अब हम जो पहली क्लास में हम कहे थे कि हम पाचन तंत्र को दो भागों में पढ़ रहे थे। एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। क्या पढ़ रहे थे? अब मैं ग्रंथियों के बारे में पढ़ूंगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो हमारे पाचन क्रिया को पूर्ण कर रही हैं, ठीक है, अगली क्लास से।